नमस्कार साथियों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि इसका पाठ्यक्रम अपने आप में व्यापक पाठ्यक्रम है, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में क्रमशः यूनिट 1, 2, 3 और 4 पर चर्चा की है, जिसमें हमने यूनिट 1 में भू आकृति विज्ञान पर चर्चा की है, इससे जुड़े हुए कुछ खास विषयों पर चर्चा की है, टॉपिक पर चर्चा की है जो हमें यूनिट 1 में पढ़ने हैं। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत हमने जलवायु विज्ञान पर चर्चा की है, यानी जलवायु विज्ञान से संबंधित वे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना हमारे लिए यूजीसी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन पर हमने चर्चा की थी। इकाई 3 के अंतर्गत हमने सामुद्रिकी पर चर्चा की है या समुद्र विज्ञान पर चर्चा की है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें क्लासरूम में विस्तार से हमें डिस्कस करना है, उस पर हमने चर्चा की। इकाई 4 के अंतर्गत हमने पर्यावरण भूगोल को जाना कि पर्यावरण भूगोल क्या है और यूजीसी नेट की परीक्षा में पर्यावरण भूगोल कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं, किस लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की इकाई 5 पर, यानी आज हम यूनिट 5 पर चर्चा करने वाले हैं। यूनिट 5 किससे संदर्भित है, यानी इसका नाम या कहें किस नाम से जाना जाता है, तो इस पाठ्यक्रम में यूनिट 5 को जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल इस नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिहाज से आज के इस पूरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही इकाई 5 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को या उन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को, उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जो कि जनसंख्या भूगोल से संबंधित हैं या जो अधिवास भूगोल से संबंधित हैं। यदि हम बात करें जनसंख्या की, तो हम सभी जानते हैं कि एक देश के लिए समस्त जो जनसंख्या है वहां पर या निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वे महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो भी आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, ये सभी निर्धारित होती हैं उस देश की जनसंख्या पर, उस देश के अधिवास भूगोल पर या निवास के कौन कौन से पैमाने हैं, कैसे कैसे लोग वहां रहते हैं, इन्हीं चीजों पर। तो आइए देखते हैं जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत कि आज हम वे कौन से खास टॉपिक हैं जिन पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या और अधिवास भूगोल को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जनसंख्या भूगोल पर, फिर हम बात करेंगे अधिवास भूगोल पर। तो जानेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको इस परीक्षा के अंतर्गत कौन से खास टॉपिक पर चर्चा करनी है। सबसे पहले जानेंगे हम जनसंख्या भूगोल आखिर होता क्या है। बात करें जनसंख्या भूगोल की, तो किसी क्षेत्र की, यदि हम चूंकि भूगोल की बात कर रहे हैं तो इसमें एक स्थान विशेष तो जरूर आएगा या क्षेत्र जरूर आएगा, उसकी जो भी आयु दर है, वहां पर कौन कौन से लोग निवास करते हैं, वहां के लिंगानुपात, वहां की जनसंख्या का दर क्या है, मृत्यु का दर क्या है, जन्म दर क्या है, वहां व्यावसायिक कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, वहां शिक्षा का स्तर क्या है, वहां भाषा कैसी है, जाति कैसे हैं, किस धर्म के लोग निवास करते हैं, इन सभी का जब सम्मिलित रूप से विश्लेषण किया जाता है, जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है, एक साथ इन्हें जाना जाता है, इनका जब अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण शहरी जो जनसंख्या का दर है, जब इन्हें एक साथ हम देखते हैं तो इसे जनसंख्या भूगोल के रूप में जाना जाता है। और हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यही जनसंख्या भूगोल है, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत को, जानेंगे कि जनसंख्या के आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कि सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस में हम जानेंगे आखिर जनगणना क्या है। जनगणना के बारे में हमने चर्चा की कि स्थानिक यानी किसी खास स्थान में एक निश्चित अवधि में एक सीमा के भीतर जो लोग निवास करते हैं, जब उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सभी प्रकार की जो उनकी रीति रिवाज हैं या कहें कि उनका एक निश्चित पैटर्न है, इन सभी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं एक साथ तो इन्हें जनगणना के तौर पर देखा जाता है। अमूमन यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो लोगों की गणना ही है जनगणना। ठीक है, तो जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण
यानी हम इनके सैंपल्स कैसे इकट्ठे करते हैं, ध्यान रखिएगा। जन्म मृत्यु सांख्यिकी और आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा त्रुटियों को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत कि आखिर जनसंख्या के आंकड़ों के सोर्सेस क्या हैं, और हम इन्हें यानी सेंसस और जो सैंपल सर्वे हम करते हैं, विटाल स्टैटिक्स की जो हम बात निकाल के सामने आते हैं, जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, आखिर इन्हें कैसे निकाला जाता है ये जानेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनकी विश्वसनीयता कितनी होती है और इनमें त्रुटियों की संभावना क्या है, ये किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, बात करें यदि हम प्रतिदर्श सर्वेक्षण की, तो ऐसा माना जाता है कि एक ये बेहतरीन सर्वेक्षण निकल कर सामने आता है। बात करें यदि अन्य आंकड़ों की, आंकड़े क्या हैं, तो आंकड़े दरअसल किसी भी क्षेत्र की बात करें या किसी भी विषय की बात करें तो एक जो स्पष्ट मापन हमें प्रदान करती है जो संख्या, वही आंकड़े कहलाते हैं। तो आंकड़ों को इकट्ठा करके या डेटा को इकट्ठा करके ही उस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या का आकलन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसका अपने अपने टाइप का यानी आंकड़े हैं, तो इन्हें किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, यानी ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने कैसे स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को देखकर क्या आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, या आपने इंटरव्यू के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से किए हैं, या आपने कोई एक तालिका बनाई है जिसमें चूज किया गया है कि यह विकल्प सही होगा, या अन्य तरीके जैसे सरकारी सर्वेक्षण के माध्यम से इकट्ठे किए हैं, निजी समाचार पत्रों के माध्यम से इकट्ठा किए हैं, अर्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आपने इकट्ठे किए हैं। तो ये सभी आंकड़ों के सोर्सेस के रूप में मिलते हैं। हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में कि वर्ल्ड लेवल पर या वैश्विक लेवल पर जनसंख्या का वितरण कैसा है, यह भी देखेंगे। साथ में हम इसके मापन को देखेंगे, इसके प्रतिरूप को देखेंगे और इसके निर्धारक को देखेंगे, यानी इसके मेजरमेंट इसके कैसे किए गए हैं, मेजर कैसे किए गए हैं, इसके बाद इसके प्रतिरूप कैसे निर्धारित किए गए हैं, इसका क्या पैटर्न है। ठीक है, और बात करेंगे इसके डिटरमिनेंट्स के बारे में, निर्धारकों के बारे में कि कैसे निर्धारण किया जाता है वैश्विक लेवल पर जनसंख्या के वितरण को देखने के लिए। फिर बात करेंगे वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक यह कैसे हुआ। वैश्विक लेवल पर प्रागैतिहासिक काल की बात करें, बीच में मध्यकाल आता है, फिर आधुनिक काल आता है, तो क्रमशः वैश्विक जनसंख्या वृद्धि कैसे देखी गई। फिर बात करेंगे जनांक संक्रमण की। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह क्या होता है, जनांकी संक्रमण, इसको लेकर अलग अलग सिद्धांत भी हैं। बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों पर। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कई सिद्धांत फेमस रहे हैं, माल्थस का, सैडलर का और रिकार्डो। ध्यान रखिएगा, रिकार्डो वैज्ञानिक का ही नाम है, या कहें इन्होंने, इन तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और इनके सिद्धांतों के आधार पर भी कई जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी आप जानते हैं क्या है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों का की आलोचनाएं क्या रही हैं, इनमें समानताएं क्या देखी गई हैं इन सभी के सिद्धांतों में। फिर देखेंगे प्रजनन क्षमता को, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर विश्लेषण को, ठीक से इसके बारे में जानेंगे संकेत, इससे इनसे जुड़े हुए संकेतकों को, निर्धारकों को, एवं विश्व की यदि हम बात करें तो वैश्विक लेवल पर इनके प्रतिरूपों को। ठीक है, साथ में हम जानेंगे प्रवासन। ध्यान रखिएगा, प्रवासन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, यानी माइग्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, जब एक स्थान से पॉपुलेशन दूसरे स्थान पर जाती है तो आखिर माइग्रेंट्स क्या होते हैं और किन किन आधारों पर प्रवासन होता है, क्योंकि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन है, ग्रामीण से शहरी प्रवासन है, शहरी से शहरी प्रवासन है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्रामीण से ग्रामीण के अलावा शहरी और ग्रामीण शहरों से ग्रामीण भी प्रवासन होता है। तो इन प्रवासन के बारे में जानेंगे, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके कारणों पर चर्चा करेंगे। कई अलग अलग कारण हैं जिससे प्रवासन होता है। इसके अलावा बात करेंगे परिणाम एवं इनके प्रतिमानों पर, किसका क्या परिणाम निकलकर सामने आ रहा है, प्रतिमानों को भी देखेंगे। जनसंख्या संरचना एवं इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो जनसंख्या का एक पैटर्न है, इस पैटर्न को लेकर जानेंगे हम कि आयु, लिंग, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के लिहाज से, व्यावसायिक संरचना के लिहाज से और शैक्षणिक स्तर के लेवल पर जनसंख्या की संरचना क्या है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियों को, कि आखिर विकसित देशों में क्या जनसंख्या की नीतियां हैं, विकासशील देशों में क्या जनसंख्या की नीतियां हैं, पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। दूसरा भाग हमारा संबंधित है अधिवास भूगोल से, जिन्हें ध्यान रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, सेटलमेंट ज्योग्राफी।
अब यहाँ बात आती है अधिवास क्या है। देखिए, जब जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मानव की, जन की या लोगों की। तो लोगों ने जब देखा कि वे कब तक आखिर आदि मानव की तरीके से रह सकते हैं या कब तक खेतों में, जंगलों में रह सकते हैं, इन्हें महसूस हुई आवास या निवास की आवश्यकता। तो इन्होंने अपने छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए। तो जब इन्होंने एक ही स्थान पर, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे घर बनाए तो इन सभी घरों का जो समुच्चय कहलाया या समूह कहलाया, इसे ही या इस पैटर्न को ही क्या कहा जाता है, अधिवास या सेटलमेंट। ठीक है, तो हम विस्तार से जानेंगे अधिवास भूगोल के बारे में। अधिवास भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास को, कि आखिर ग्रामीण अधिवास क्या है, ये कैसे विकसित हुआ, इसके पहले और इसके बाद क्रमशः ये कितने प्रकारों का होता है, यानी ग्रामीण अधिवास के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, इसके प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे और इसके वितरण को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल है रूरल सेटलमेंट्स। तो हम रूरल सेटलमेंट के टाइप्स को देखेंगे, पैटर्न्स को देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। जब आप ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ने के क्रम में आपको समझ में आएगा कि कैसे अधिवासों का निरंतर विकास हुआ है, कैसे कैसे अधिवास मौजूद हैं, शहरों में भी कैसे अधिवास मौजूद हैं, इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कैसे ग्रामीण, शहर, नगर, फिर उसके बाद महानगर और आगे आते आते कई संकल्पनाएं बढ़ती गईं। ठीक है, फिर ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याओं को देखेंगे, जिसमें ग्रामीण नगरीय प्रवास शामिल है, भूमि उपयोग में बदलाव शामिल है, भूमि अधिग्रहण और संव्यवहार शामिल है। क्योंकि कैसे ग्रामीण के बाद ये व्यवहार बदलते गए, कैसे भूमि के उपयोग के पैटर्न में भी बदलाव आया। नगरों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, यानी हमने अभी तक चर्चा की किसके बारे में, ग्रामीण अधिवास के बारे में। ग्रामीण कैसे फिर ग्रामीण से लेकर नगरों की जो श्रृंखला है वह बनती गई, कैसे नगरों का विकास हुआ, इससे जुड़े हुए कुछ खास सिद्धांत हैं, हम उन पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको ये क्लास में जब डिस्कशन होगा तो काफी अच्छा लगेगा। यानी हम शहरों के सिद्धांत की, शहरी विकास कैसे हुआ, इसके सिद्धांत को देखेंगे। ये सिद्धांत भी गार्डन चाइल्ड्स, हेनरी पिरेनी एवं लुईस ममफोर्ड ने दिए थे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। इनके अपने अपने सिद्धांत हैं, जिनकी कई समानताएं भी देखी गई इनमें, इनकी कई विपरीत यहाँ परिदृश्य भी देखे गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषताएं तथा प्रक्रियाओं को, कि क्या क्या नगरीकरण की विशेषताएं हैं। जैसे जैसे विकसित देशों की चर्चा करेंगे तो आप उसमें देखेंगे क्या बदलाव देखने को मिला है पहले से अभी तक में। फिर विकासशील देशों में भी हम देखेंगे और नगरीकरण की जो भी विशेषताएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नगरीय वृद्धि के कारकों को देखेंगे, नगरीकरण की प्रवृत्तियों को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, नगरीकरण भी एकदम से नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, क्रमशः हुआ है। तो उनकी प्रवृत्तियों और उनकी नगरीय क्षेत्रों के आकार, संरचना और कार्यों को देखेंगे। ठीक है, तो नगरीय विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे नगरीय प्रणालियों को, नगरीय प्रणालियों में भी क्या क्या, ध्यान रखिए, प्रधान शहर यानी प्राइमेट सिटी कौन सी है, इनके कानून क्या है। फिर जानेंगे कोटि आकार नियम को, ध्यान रखिएगा अपने आप में महत्वपूर्ण है। रैंक साइज रूल जिसे कहा जाता है कि आखिर यह क्या है। हम जानेंगे केंद्रीय स्थान सिद्धांत को। केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक निकलकर सामने आए, जिसमें से प्रमुख क्रिस्टॉलर और लॉस, इन दोनों के नगरीय या केंद्रीय स्थान जो सिद्धांत हैं, इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इनके केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी कई टाइप में, कहें कई श्रेणियों में विभाजित है, उन्हें हम डिटेल से देखेंगे। फिर हम बात करेंगे नगरों की आंतरिक संरचना के बारे में, कि नगरों की आंतरिक संरचना कैसी और कैसे इनमें विकास हुआ। नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत क्या है, जिसमें अलग अलग सिद्धांत हैं। बर्गीज का सिद्धांत देखेंगे आप, हैरिस का सिद्धांत देखेंगे, उलमैन का सिद्धांत देखेंगे। इन सिद्धांतों पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे महानगरीय संकल्पना को, कि आखिर महानगर की संकल्पना कब आई, और महानगर की संकल्पना पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। महानगरीय संकल्पना के बाद हम बात करेंगे वैश्विक नगर एवं एज सिटीज को। कई ऐसे वैश्विक नगर हैं जो बहुत ही फेमस हैं। वैश्विक नगर क्यों कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वहां पर आर्थिक जो प्रवृत्तियां हैं वे केंद्र में होती हैं, और वे आर्थिक प्रवृत्तियां बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, इसलिए उन्हें वैश्विक नगर के रूप में देखा जाता है। तो वैश्विक नगरों पर चर्चा करेंगे, एज सिटीज पर चर्चा करेंगे। बदलते नगरीय स्वरूप को देखेंगे। बदलते नगरीय स्वरूप में भी कई टाइप, ध्यान रखेगा, जिसमें हम परिधि नगरीय क्षेत्र को देखेंगे, ग्रामीण नगरीय उपांत को देखेंगे, हम देखेंगे उपनगरीय, ध्यान रखेगा सब अर्बन आपको कंसेप्ट मिलेगा। हम उपनगरीय,
मुद्रिक रिंग और अनुषंगी यानी सैटेलाइट नगर को भी देखेंगे। इनके अपने अपने अलग अलग टाइप हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं और इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम नगरों में सामाजिक विसंयोजन को, यानी नगरों में जो सामाजिक विसंयोजन होता है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे नगरीय सामाजिक क्षेत्र की विश्लेषण को, इसके विश्लेषण पर हम कई स्तरों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे नगरीय गरीबी का प्रस्फुटन कैसे हुआ, कैसे मलिन बस्तियों का विकास हुआ, और मलिन बस्तियां दरअसल कहां पर पाई जाती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अनियमित क्षेत्र की वृद्धि को, हम जानेंगे अपराध एवं सामाजिक बहिष्कार को, अपराध कैसे जन्म लेते हैं नगरों में, और सामाजिक बहिष्कार के संदर्भ में कौन कौन सी धारणाएं प्रचलित हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत डिटेल से नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है अपराध एवं सामाजिक बहिष्कार पर कोई प्रश्न फ्रेम कर दिया जाए। दरअसल जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ना, चूंकि आवास का पैटर्न बढ़ रहा है, आप देखेंगे आपको इसी पूरे चैप्टर में वृत्ताकार आवास मिलेंगे, आपको एक पूरा पैटर्न है ये कि कैसे आवास का निर्माण हो रहा है, कैसे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, कैसे ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, या घरों का पैटर्न या अधिवासों का पैटर्न कैसा रहा है। आप देखेंगे वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, टी शेप, यानी आपको कई शेप के नगर पढ़ने को मिलेंगे। तो हम डिटेल से इन सब पर चर्चा करेंगे। अधिवास भूगोल क्या होता है इसे जानेंगे जनसंख्या भूगोल को। ये हमने चर्चा की इकाई 5 में कौन कौन से टॉपिक शामिल है, इस पर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम इकाई 6 के कुछ खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।